CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 3, शीर्षक रेशों से वस्त्र तक, पृष्ठ 25 से 36 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 3, शीर्षक रेशों से वस्त्र तक। पृष्ठ 25, पाठ 3, रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में आपने पादपों यानी पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों यानी फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे यानी फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कुकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियां बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जांतव रेशे, ऊन और रेशम। 3.1 ऊन। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जैसा कि चित्र 3.1 में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1 अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतरूपी मुलायम बाल। तंतरूपी बाल ऊन यानी कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की ये प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। यहाँ पृष्ठ 25 पर एक घने बालों वाली भेड़ का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 26 ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जैसा कि सारणी 3.1 में दिया गया है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। जैसा कि चित्र 3.1 में बताया गया था, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यहाँ पृष्ठ 26 पर ऊंट का एक चित्र दिया गया है। साथ ही पृष्ठ 26 पर ही चित्र 3.2 याक का चित्र दिया गया है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसा कि चित्र 3.3 और 3.4 में बताया गया है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। पृष्ठ 26 पर अंगोरा बकरी और एक सामान्य बकरी का चित्र दिया हुआ है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, जैसा कि चित्र
5 में बताया गया है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पैका से भी ऊन प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र 3.6 और 3.7 में बताया गया है। यहाँ पृष्ठ 26 पर चित्र 3.6 में लामा और चित्र 3.7 में अल्पैका का चित्र दिया गया है। क्रियाकलाप 3.2 उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएं, तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को पहचानकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं, उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 27। क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें, तो आप गड़रियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वो घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक यानी पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा हुआ पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी समझाया गया है। यहाँ पृष्ठ 27 पर भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की सारणी दी गई है। इस सारणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग नस्ल का नाम है, दूसरा ऊन की गुणवत्ता और तीसरा वो राज्य जहां ये पाई जाती हैं। नस्ल के दिए गए नाम इस प्रकार हैं। लोही, इसकी ऊन अच्छी गुणवत्ता की ऊन कही जाती है। साथ ही ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। नस्ल के नामों में दूसरा नाम है रामपुर बुशायर। इसकी ऊन की गुणवत्ता भूरी ऊन है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा नाम है नाली या नली। इसकी गुणवत्ता गलीचे की ऊन मानी जाती है। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। नस्ल के नामों में अगला नाम है बाघरवाल। इसकी ऊन की गुणवत्ता ऊनी शॉलों के लिए मानी जाती है और ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगला नाम है मारवाड़ी। ये मोटी या रुक्ष ऊन कही जाती है। ये गुजरात में पाई जाती है। नस्लों के नामों में आखिरी नाम है पाटनवाड़ी। इसकी गुणवत्ता हौजरी के लिए मानी जाती है और ये नस्ल भी गुजरात में ही पाई जाती है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्ति के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें यहां लिखे हुए चरण सम्मिलित हैं।
चरण 1। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, जैसा कि चित्र 3.8 सहभाग ए में दिया गया है। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। पृष्ठ 28। बूझों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, जैसे आपके उगाते हैं। चरण 2। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यहाँ पृष्ठ 28 पर चित्र 3.8 में भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करने के विभिन्न चरण बताए गए हैं, जिन्हें 4 चरणों में विभाजित किया गया है: ए, बी, सी और डी। ए चरण है भेड़ की ऊन उतारना। बी चरण है टंकियों में अभिमार्जन करना। सी या तीसरा चरण है मशीनों द्वारा अभिमार्जन। और चौथा और आखिरी चरण है ऊन का धागा बनाया जाना। इस चित्र के नीचे इस प्रक्रिया के चरणों को लिखा गया है। यहां लिखा है, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, उसके बाद बर की छटाई और इसके बाद रंगाई और अंत में रीलिंग। पृष्ठ 29। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, जैसा कि चित्र 3.8 यानी बी और सी में बताया गया है। चरण 3। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। चरण 4। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण 5। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। चरण 6। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है, जैसा कि चित्र 3.8 के डी भाग में दिया गया है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। यहाँ एक अलग से लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी-कभी वे एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। बूझो ये जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं जितना ऊनी स्वेटर रखता है।
क्रियाकलाप 3.4 अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों का पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। 3.2 रेशम। रेशम यानी सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी या दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। यहाँ एक लेख दिया गया है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर यानी इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा यानी कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। पृष्ठ 30। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है, जैसा कि चित्र 3.9 में बताया गया है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है? पृष्ठ 30 पर चित्र 3.9 में रेशम कीट का जीवन चक्र बताया गया है। इस जीवन चक्र को 6 चित्रों में विभाजित किया गया है। पहले 2 चित्रों में नर और मादा, जो कि वयस्क रेशम कीट होते हैं, उन्हें बताया गया है। इसके बाद तीसरे चित्र में शहतूत की पत्ती पर अंडे बताए गए हैं। चौथे चित्र में एक रेशम कीट बताया गया है। 5वें चित्र में कोकून और उसके बाद छठे व आखिरी चित्र में कोकून में विकासशील कीट बताया गया है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूगा रेशम आदि की पहचान कीजिए।
रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इससे जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? पृष्ठ 31। ये जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वो विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पृष्ठ 31 पर चित्र 3.10 में रेशम कृमि के पालन को बताया गया है। इसका पहला चित्र मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे का है। दूसरा चित्र शहतूत के वृक्ष का है। साथ ही शहतूत के वृक्ष की एक पत्ती को बड़े आकार में बताया गया है। इसके तीसरे चित्र में शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा यानी कैटरपिलर या रेशम कृमि को बताया गया है। चौथा और आखिरी चित्र कोकून का है। कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, जैसा कि चित्र 3.10 के सहभाग ए में बताया गया है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, जैसा कि चित्र 3.10 के भाग बी में बताया गया है। लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आमाप यानी साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, जैसा कि चित्र 3.10 के भाग सी में बताया गया है। लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं, जैसा कि चित्र 3.10 के भाग डी में बताया गया है। पृष्ठ 32। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियां रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। यहाँ पृष्ठ 32 पर एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है रेशम की खोज। यहाँ लिखा है,
रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है? प्रमुख शब्द कोकून, कर्तित ऊन, रीलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर। संसाधन। आपने क्या सीखा? रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जांतव रेशे हैं। ऊंट, लामा और अल्पैका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। पृष्ठ 33। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। अभ्यास 1। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में यहां दी गई पंक्तियां पढ़ी होंगी। क. बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? ख. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. यहां लिखी गई पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि पहला, ब्लैक शीप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है? दूसरा, मेमने यानी लैम के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न, रेशम कीट अ. कैटरपिलर, ब. लार्वा है। सही विकल्प चुनिए। क. केवल अ, ख. केवल, ब. ग. अ और ब, घ. न ही अ और न ही ब। 3. यहां दिए गए विकल्पों में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? क. याक, ख. ऊंट, ग. बकरी या घ. घने बालों वाला कुत्ता। पृष्ठ 34। 4. यहां दिए गए शब्दों का क्या अर्थ है? पहला, पालन। दूसरा, ऊन कटाई। तीसरा, रेशम कीट पालन। 5. ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण यहां दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। जैसे ऊन कटाई, फिर रिक्त स्थान, फिर छटाई, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान। 6. रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। 7. यहां दिए गए कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वन वर्धन। संकेत: पहला, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। दूसरा, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। 8. कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। कॉलम ए,
क. अभिमार्जन. ख. शहतूत की पत्तियां. ग. याक. घ. कोकून. कॉलम बी. 1. रेशम फाइबर उत्पन्न करता है. 2. ऊन देने वाला जंतु. 3. रेशम कीट का भोजन. 4. रीलिंग. और 5. काटी गई ऊन की सफाई. 9. इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है. रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं. इस वर्ग पहेली में बाएं से दाएं दिए गए संकेत इस प्रकार हैं. दूसरा, कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम. तीसरा, एक प्रकार का जानतव रेशा. छठा, लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं. ऊपर से नीचे दिए गए संकेत कुछ इस प्रकार हैं. 1. इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं. चौथा, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं. 5. रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं. पृष्ठ 35. विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य. पहला, पहेली कोकून से प्राप्त हो सकने वाले रेशम के सतत रेशे की अधिकतम लंबाई जानना चाहती है. उसके लिए ये जानकारी प्राप्त कीजिए. 2. बूझो जानना चाहता है कि वृद्धि करने के पश्चात कैटरपिलर को अपनी त्वचा को उतारने की आवश्यकता होती है, जबकि हम मानवों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता. क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? तीसरा, बूझो जानना चाहता है कि कैटरपिलरों को नंगे हाथों से एकत्रित क्यों नहीं करना चाहिए. क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? 4. पहेली एक रेशमी फ्रॉक खरीदना चाहती थी और इसके लिए वह अपनी माताजी के साथ बाजार गई. वहां उन्होंने पाया कि कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम कहीं अधिक सस्ता था और वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है. क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? पता कीजिए. पृष्ठ 36. पांचवा, किसी ने पहेली को बताया कि एक जंतु जिसे विकुना कहते हैं से भी ऊन प्राप्त होती है. क्या आप उसे बता सकते हैं कि ये जंतु कहां पाया जाता है? इसके बारे में शब्दकोश अथवा एनसाइक्लोपीडिया या ज्ञानकोश में देखिए. 6. हथकरघा और वस्त्र प्रदर्शनियों में प्रायः कुछ दुकानों पर रेशम की विभिन्न किस्मों के कीटों और उनके जीवन चक्र की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को उनके वास्तविक नमूनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. इन दुकानों पर अपने बुजुर्गों अथवा शिक्षकों के साथ जाकर इन कीटों और उनके जीवन चक्र की अवस्थाओं को देखने का प्रयास कीजिए. 7वां, अपने बगीचे अथवा उद्यान या पौधों से भरपूर किसी अन्य स्थान पर किसी कीट अथवा तितली के अंडों को खोजिए. इन्हें पत्तियों पर छोटे बिंदुओं के रूप में पाया जा सकता है. अंडे युक्त पत्तियों को तोड़ लीजिए और उन्हें गत्ते के डिब्बे में रख दीजिए. उसी पौधे अथवा उसी किस्म के किसी अन्य पौधे की कुछ पत्तियों को काटकर डिब्बे में डाल दीजिए. संभवतः अंडों में से कैटरपिलर निकल आए. यदि ऐसा हुआ तो आप पाएंगे कि कैटरपिलर दिन रात खाने में व्यस्त रहते हैं. उनके खाने के लिए डिब्बे में प्रतिदिन पत्तियां डालते रहें. कभी कभी आपको पौधों की पत्तियों में कैटरपिलर भी मिल सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए. कैटरपिलर को पकड़ने के लिए कागज के नैपकिन अथवा कागज का उपयोग करना चाहिए. इन्हें प्रतिदिन देखिए. नोट कीजिए. पहला, अंडों में से कैटरपिलर के निकलने में कितने दिन लगते हैं. दूसरा, कोकून अवस्था तक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं. और तीसरा, जीवन चक्र को पूर्ण होने में कितने दिन लगते हैं. अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए. क्या आप जानते हैं, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है. यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है. इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का